गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के ही चैप्टर 5 को दोबारा से स्टार्ट करेंगे आगे कंटिन्यू करने के लिए। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट 5। कल हम पढ़ रहे थे किस तरीके से वीवर्स को जो है प्रॉब्लम आती है और क्या क्या कैसे जो है उनकी लाइफ जो स्पॉइल होती है और कैसे उनको सफ़र करना पड़ता है। आज हम इसी की पार्ट 5 में मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, जैसे मैनचेस्टर यहाँ पे खुलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इन 1772 हेनरी पेट्रोलो जो है एक कंपनी ऑफिशियल होते हैं, उन्होंने एक ड्रे किया, घोषणा करी और बोला कि जो डिमांड है आपके इंडियन टेक्सटाइल्स की वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती जब तक कि सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी, जब तक कि ऐसी इंडिया के जैसे सेम क्वालिटी का अगर कोई प्रोडक्शन ना हो गुड्स का तब तक। Yet by the beginning, the 19th century, we see the beginning of a long decline of textile exports from India. लेकिन बाद में अगर हम देखें जो 19th सेंचुरी है वहाँ तक जो है बहुत बड़ा जो है उसमें डिक्लाइन आता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का फ्रॉम इंडिया। तो इसमें कमी आने लगी। 1811 और 12 में पीस गुड्स जो है अकाउंटेड 33% था, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट लेकिन 1850 से 51 तक अगर हम देखें तो ये परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाता है और ये 3% पे आ जाता है। इतना कम एक्सपोर्ट होता है। वाई डिड दिस हैपन, क्यों हुआ ऐसा और क्या इम्प्लीकेशंस थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप इन इंडिया, जैसे ही जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है वो उनको टेंशन थी, वो चिंता थी कि अबाउट इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, कि वो कैसे इम्पोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री से। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside। वो जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अगर लगाएंगे कॉटन टेक्सटाइल्स पे तो जो मैनचेस्टर गुड्स जो वो सेल कर रहे हैं ब्रिटेन में उनको कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा अपना सामान बेचने में, या कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। ठीक है। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट्स एज वेल। और इसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको जो है सेल करने के लिए कहा गया। ब्रिटिश जो बनाते हैं चीज़ें वो इंडियन मार्केट में उनको जो है सेल करने के लिए कहा गया। एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज, जो एक्सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का वो और बढ़ता गया 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में। एंड जो है 18 सेंचुरी का उसमें अगर हम देखें देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड्स इनटू इंडिया। इंडिया में इस समय तक कोई नहीं इम्पोर्ट होता था, लेकिन 1850s तक अगर हम देखें कॉटन पीस गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 31% जो है इसका पहुंचने लगा ये सामान। और वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स जो है बाय द 1870s दिस फिगर वाज ओवर 50% जो इसका हो चुका था। कॉटन वीवर्स जो है इंडिया के उनको दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस समय। एक तो दे एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, वो जो एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों में वो ख़त्म हो जाता है और लोकल मार्केट है वो भी ख़त्म, और जो सारा जो है मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो सब उससे भर जाती है चीज़ें। ठीक है, प्रोडक्शन से। और प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एट लोअर कॉस्ट, जो मशीन से जो प्रोडक्शन होता है वो कम दर पे होता है और जो इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स है वो इतने सस्ते होते हैं कि वीवर्स जो है उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। बाय द 1850s रिपोर्ट्स फ्रॉम द मोस्ट वीविंग रीजन, जो अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलती हैं जिसमें डिक्लाइन होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पतन हो जाता है इनका हमारे जो वीवर्स हैं उनका जो भी उद्योग धंधे होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल ख़त्म और खाली हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है करने के लिए। बाय द 1860s वीवर्स फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम। 1860s की अगर हम बात करें तो वीवर्स को जो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक तरीके की नई प्रॉब्लम, जिसमें दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। उनके पास जो रॉ कॉटन होता है गुड क्वालिटी का वो भी नहीं मिल पाता, सफिशिएंट सप्लाई उनके पास नहीं होती है। व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट, जब अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति होती है तो कॉटन सप्लाई जो है अमेरिका से वो भी बंद हो जाती है। ब्रिटेन जो है इसके लिए हमारे इंडिया से ये सारी चीज़ें जो है भरपाई करता है।
एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, इंडिया से जैसे ही आपके रॉ कॉटन जो इंक्रीज हो जाता है, जो प्राइस होती है वो कॉटन वो भी कम हो जाती है और कॉटन की। और वीवर्स जो होते हैं इंडिया में उनको जो है प्रॉब्लम आ जाती है उनकी सप्लाई में, और फोर्स्ड होते हैं वो लोग रॉ कॉटन को बाय करने के लिए जितनी भी ज़्यादा प्राइसेस हो या कम हो। ठीक है, तो जो अप एंड डाउन चल रहा था प्राइसेस में, उसके आधार पे वीवर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, और इस समय जो है ऐसी कंडीशन में जो वीविंग का काम था उनके लिए, वो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए कुछ भी नहीं बचता है, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। देन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल फेस येट अनदर प्रॉब्लम। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है उनके पास। फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? फैक्ट्रीज इतनी खुल जाती, इतना सारा प्रोडक्शन होता है कि मार्केट्स इन सब चीज़ें जो मशीन गुड्स है उनसे भर जाते हैं। तो ऐसे में जो ये बुनकर है, जो वीवर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये है कि हमारे इंडियन वीवर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके जितने भी ये वीविंग का काम था वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ये वीवर्स जो है उनको कोई भी प्राइस नहीं मिल पाती है अपनी, क्योंकि ये मशीन गुड्स जो है मार्केट में इतने सारे हो चुके हैं, तो उनको लिए बहुत बड़ा कंपटीशन जो है ये टफ हो जाता है इन लोगों के साथ compete करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्ट्रीज़ का माप। अब फैक्ट्रीज़ जो हैं अलग अलग जगहों पे जो सेटअप होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे, ये क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके वेरी शॉर्ट में, उसमें जैसे कि फर्स्ट कॉटन मिल जो कि आपकी बॉम्बे में 1854 एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर, वो भी लेटर, लेकिन जो है प्रोडक्शन बाद में स्टार्ट हुआ। 1862 में आपके 4 mills वर एट वर्क विथ 94,000 स्पिंडल्स थे और 2150 लूम्स उसमें थे। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल, उसी समय पे जूट मिल्स जो है वो बंगाल में सेटअप की गई। द फर्स्ट बीइंग सेटअप इन 1855 एंड अनदर वंस 7 years लेटर, 7 साल बाद और जो है एक और 1862 में। और नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो एल्गिन मिल जो है स्टार्ट हुई कानपुर में 1860s में, और ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वॉज सेटअप। ठीक है, बाई 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। तो ये अलग अलग मिल्स हैं जो कब स्टार्ट हुई हैं और जो कौन सी थी, कहाँ पे हुई है, तो ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, हु सेटअप द इंडस्ट्रीज, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, हु केम टू वर्क इन द मिल्स, ये कौन कौन सेटअप करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ को, क्या से पैसा आता है इन लोगों के पास, और कैसे लगाते हैं वो इस कैपिटल को, और कौन लोग इसमें काम करने के लिए आते हैं। अर्ली जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो कि एक नया इनोवेशंस करते हैं सब चीज़ें खोलने के लिए, उसमें से अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने इस तरीके से इनोवेशंस किए, चेंजेस लेकर के आए, नए नवाचार लेकर के आए और ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह खोली और हेल्प करी। तो उसमें हम पढ़ेंगे इन लोगों के बारे में। Industries were set up in different regions by varying sorts of people. अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रीजन्स में ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप की गई थी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स, जो आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं आपके, गोज़ बैक टू ट्रेड विद चाइना, वो लोग दोबारा से जो चाइना के साथ जो है व्यापार करना शुरू कर देते हैं। From the late 18th century, as you have read in your book last year जो हमने पढ़ा था, the British and India began exporting opium to China and took tea from China to England. Britishers जो हैं इंडिया में जो है क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से जो है वो लेकर के, और ओपियम चाइना को, ठीक है, और टुक टी वहाँ से चाय वगैरह लेते थे और वो इंग्लैंड भेजते थे। ठीक है, मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड, बहुत सारे इंडियंस जो है इसमें
छोटे कलाकार के रूप में इस व्यापार में जुड़ते हैं, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस, प्रोक्योरिंग सप्लाईज वगैरह देते हैं और शिपिंग कंसाइनमेंट्स वो लोग करते हैं। Having earned through trade, some of these businessmen had visions of developing industrial enterprise in India. ये छोटे छोटे व्यापारी जो थे उन लोगों ने ही बिजनेसमैन जो थे इसके व्यापार के थ्रू जो है या इसके थ्रू जो है अर्न किया व्यापार के थ्रू, वो बिजनेसमैन जो है उनमें एक आइडिया था, ये विजन था उनका कि वो डेवलप करे ऐसा इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हमारे यहाँ इंडिया में भी। ठीक है, इनमें से कौन कौन थे, जैसे बंगाल में अगर हम देखें तो द्वारकानाथ टैगोर थे जिन्होंने जो है मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में आए थे, उससे पहले वो वहाँ पर थे चाइना। और उसके बाद सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन 1830s और 1840s में मिलकर के ये सारी उन्होंने कंपनीज खोली। टैगोर्स एंटरप्राइज sank along with those of others in the wider business crisis of 1840s। तो ये टैगोर के जो एंटरप्राइजेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और समाप्त होने लग जाते हैं, उनको नुकसान होता है और बड़े पैमाने पे जब क्राइसिस होते हैं 1840s में। लेकिन जो चाइना है वो उसको फ़ायदा हो जाते हैं व्यापारियों को सक्सेसफुली। और इन बॉम्बे पारसीज लाइक दिनशा पेटेट एंड जमशेदजी नुसवानजी टाटा हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उन्होंने खोली थी। उन्होंने सब जो है इनिशियल वेल्थ जो है लगाई थी जो कि फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना से एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन्स जो शिपमेंट्स करते थे इंग्लैंड को। ठीक है, उसके बाद सेठ हुकुमचंद एक जो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे उन्होंने भी सेटअप करा फर्स्ट इंडियन जूट मिल कैलकाटा में। इनका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में, कि फर्स्ट इंडियन जूट मिल कैलकाटा में, तो वो 1917 किसके द्वारा, तो सेठ हुकुमचंद जो थे एक बिजनेसमैन उनके द्वारा। ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना, चाइना के साथ भी इन्होंने व्यापार करा। सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जी.डी. बिरला, की ये ग्रैंडफादर के रूप में भी थे। और कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स, ये जो कैपिटल थी और अलग अलग ट्रेड वर्कर्स के रूप में भी जो है मर्चेंट्स के द्वारा ट्रेड नेटवर्क्स के द्वारा मिलती थी। कुछ मर्चेंट्स जो थे मद्रास से वो बर्मा से ट्रेड करते थे और दूसरे जो है इनका लिंक मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ है। दे वर येट अदर कमर्शियल ग्रुप्स भी थे बट दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। और भी ग्रुप्स थे लेकिन वो एक्सटर्नल जो दूसरे देशों का व्यापार नहीं करते थे डायरेक्टली। ठीक है, दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, इंडिया में ही वो ऑपरेट करते और कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज़ एंड फाइनेंसिंग ट्रेडर्स, ये इनका काम होता था लेकिन बाहर नहीं। When opportunities of investments in industries opened up, many of them set up factories। जैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली इन्वेस्टमेंट करने का इंडस्ट्रीज़ में खोलने का, वैसे ही उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो है सेटअप करना शुरू कर दिया फैक्ट्रीज़ को। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड जो है और जो है कॉलोनियल जो कंट्रोल था हमारे इंडियन ट्रेड पे और मजबूत हो गया और कठोर हुआ। द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। तो ऐसा जो स्पेस था जहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स जो है फंक्शन करते थे या काम कर सकते थे वो और लिमिट में कर दिया, यानी और कठोर हो गया और उन पे बाउंडेशंस होने लगी। क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो वो जैसा चाहती थी वैसे उनके अकॉर्डिंग ही व्यापार होना था। दे वर बेड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जो है उनके साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं यूरोप के साथ। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स, केवल एक्सपोर्ट के साथ करेंगे रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स का। रॉ कॉटन, ओपियम, वीट एंड इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जैसे कि रॉ कॉटन, ओपियम, वीट एंड इंडिगो, जो रिक्वायरमेंट ब्रिटिशर्स की वही आप जो है उनको उगाओगे, वही आपको जो है एक्सपोर्ट करना है। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस से वो लोग बिल्कुल जो है बाहर हो चुके थे। और टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो थी इनफैक्ट कंट्रोल्ड अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ को वो सारा कंट्रोल करती थी ये मैनेजिंग एजेंसी। 3 ऑफ द बिगेस्ट वंस वर
बर्ड हैगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डन स्किनर एंड कंपनी है। उसमें से ये 3 सबसे बड़ी जो थी इन ई सेक्टर जो संभालते थे। ये जो तीनों एजेंसियाँ थी, दीज एजेंसीज मोबिलाइज कैपिटल, सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम। ये सारा कंट्रोल करती थी, कैपिटल वगैरह लगाने के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज सेटअप करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ये तीनों एजेंसीज जो हैं सेटअप करती थी ये सारी चीज़ें। इन मोस्ट इंस्टेंसेस इंडियन फाइनेंशियर्स provided the capital while the European agencies made all investment। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि इंडियन जो फाइनेंस करने वाले जो होते थे वो केवल कैपिटल अपनी पूंजी लगा देते थे, बाकी जो है यूरोपियन एजेंसीज जो है सारे इन्वेस्टमेंट करती थी और बिजनेस डिसीजन लेना भी यूरोपियन एजेंसीज ही करती थी। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट had their own chambers of commerce which Indian businessmen were not allowed to join। जो ये आपके बिजनेस चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसमें केवल यूरोपियन मर्चेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हीं को ही अलाउ किया जाता था। इंडियन बिजनेसमैन जो है उनको अलाउ नहीं था उसको ज्वाइन करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं उस समय इन व्यापारियों के साथ आती थी। वो अपनी पूंजी कैपिटल भी लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं ये बिजनेसमैन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। तो आज हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो वीवर्स हैं उनको हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है बहुत सारी, तो उनसे उनको कंपटीशन टफ हो जाता है अपनी जो है मटेरियल को बेचने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे जो है नई नई फैक्ट्रीज़ जो है कहाँ कहाँ पर कॉटन मिल्स, जूट मिल्स जो है स्थापित होती हैं, स्टैब्लिश होती हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं जो पैसा लगाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी दीनशाह पैटेट और जमशेदजी टाटा के बारे में, और उसके बाद कैसे आपके ये कंपनी जो हैं अपना कंट्रोल हमारे ऊपर ज़्यादा करने लग जाती हैं, और ये इफेक्ट इतना होता है कि हम लोग हमारे कैपिटल तो लगा रहे हैं उसके बावजूद भी इन बिजनेसमैन को, इंडियन बिजनेसमैन को वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन, और उनको ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जो है ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी, और यहाँ तक कि आप नोट्स बना लीजिएगा और लर्न करना शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड होती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं।